फ्रीक्वेंटली वाला है ना, ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये तो बना लेंगे। इसके अंदर शायद ने बताया था सेल के 2 कॉलम हो गए, अमाउंट के और एक टाइम का होगा, 5 पॉइंट हो गए, एक तो 5 पर्टिकुलर सेल रिटर्न मैं बताऊं इसमें डाउट किस बात है, ये सबने कर लिया, फिर आंसर गलत यार वो देखा है, फिर मैं सोचा यार अपने दिया फिर देखा मैं 15 फिर कर लिया, फिर आ गए 15 मतलब ये 15 दिन इस पैच है, ये तो 15 दिन बाद से नो इन्फॉर्मेशन पहले तो चिपका दिया पूरा। ऐसा तो सेम क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नहीं है, इसका उल्टा क्वेश्चन है, उसके अंदर ये दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, उसमें उल्टा सीधा है, ABCD है उसके अंदर, ABC DEFGHI, ये P Q R है ना, इसकी जगह ABCD है, या तो ये अच्छा है ना, इसकी जगह वो है, ये 44 आया है, देख मैं बता एक 17 में यहाँ के बीच का है, नहीं है ये गुड मॉर्निंग। ये देख इधर 32 पे ये नहीं है, और वो 1 साल पहले दिया था, उसमें देख दे रखा है, 1 साल पहले दिया था, उसको 12 में क्या हो गया। हाँ जी, तो कल अपन लोगों ने 3 मेथड डिस्कस किए थे। पहले फटाफट ये बताओ, गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर पहला और दूसरा कर लिया बेटा? डाउट है तेरे को? एकदम इजी लगा होगा, तो देख लो मैंने क्यों नहीं करवाया था भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। एसेट खरीदने की एंट्री है, डेप्रिशिएट करने की एंट्री। अच्छा, कल हम लोगों ने वर्षों के अंकों की योग विधि पढ़ा था बेटा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, वो आपको समझ में आ गया? चलिए आगे लिखेंगे नेक्स्ट, मशीन घंटा दर विधि, इंग्लिश में लिखेंगे मशीन आर रेट मेथड। मशीन घंटा दर विधि, मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, कैसे इसको अपन लोग डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय estimated total working hours multiply by actual hours worked। पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगा। डेप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। अब पहले इस विधि का मीनिंग समझेंगे अपन लोग। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ऐसी मशीन खरीदी है जो कि अपने जीवन काल में मुझे 20,000 घंटे अपनी सेवाएं दे सकती है, मतलब उस एसेट की जो लाइफ है वो 20,000 घंटों की होगी, यानी जितना भी पैसा मैंने खर्च किया होगा उसे मैं 20,000 घंटों से डिवाइड कर दूं तो पर डेप्रीशिएशन प्रति घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एंड डेप्रीशिएशन आ जाएगा पर आवर। ओके बेटे, मान लीजिए डेप्रीशिएशन आया 5 रुपए प्रति घंटा। अब 2019 में अगर मैंने संपत्ति को 2000 घंटे काम में लिया हो और डेप्रीशिएशन पर आवर कितना लगा 5 रुपए और टोटल आवर्स कितने हैं 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई 5 करो, 10,000 का डेप्रीशिएशन हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल
आपने कोई संपत्ति खरीदी जिसका लागत मूल्य कितना है 10 लाख, क्या जरूरी है आपको स्क्रैप वैल्यू प्रश्न में होगा ही होगा? अरे होगा तो लेस कर देंगे, नहीं होगा तो लेस नहीं करेंगे। अब ये अनुमान लगाया गया कि ये संपत्ति अपने पूरे जीवन काल में मान लीजिए कितने घंटे चलेगी, 20,000 घंटे। तो बेटा 10 लाख को पहले 20,000 से डिवाइड करो फटाफट, देखो 50 रुपये आ रहा है क्या? आ गया 50 रुपये। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोलो जरा इसको, एक्चुअल आवर्स, जितने घंटे आपने किसी साल में एसेट को काम में लिया उतने घंटों से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए आपने एसेट को 2000 घंटे काम में लिया, तो 50 × 2000 करो, क्या आपका टोटल डेप्रिसिएशन उस साल का 1 लाख रुपए निकल कर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए फटाफट, 4th नंबर इलस्ट्रेशन देखो। क्वेश्चन दिखा दे बेटा मुझे उससे। A machine was purchased for ₹30 lakh, having an estimated total working of 2,40,000 hours. मतलब आपको एसेट की टोटल वर्किंग कितनी गिवन है, 2,40,000। बेटा 2,40,000 को कट करके 24,000 कर दो, ये 2,40,000 में एक जीरो कम कर दीजिए। The scrap value is expected to be ₹2 lakh. An anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. साल है पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3,000 घंटे पर ईयर दिया हुआ है, यानी पहले साल में भी 3,000 घंटे काम में आएगी एसेट, दूसरे साल में भी 3,000 घंटे काम में आई है, और तीसरे साल में भी 3,000 घंटे एसेट काम में आई है। चौथे, पांचवें, छठे साल में हर साल 2,600 घंटे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें साल में हर साल कितने घंटे, 1,800 घंटे पर साल। रिक्वायरमेंट देखो क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर रेट मेथड। इकट्ठा डेप्रिसिएशन नहीं बताना है कि पहले, दूसरे, तीसरे का इकट्ठा बता दो, चौथे, पांचवें, छठे का इकट्ठा बता दो, नहीं, एनुअल मतलब प्रति ईयर का डेप्रिसिएशन। लिखो फटाफट लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। Calculation of depreciation per annum. Calculation of depreciation per annum. चलो लिखो डेप्रीशिएशन। पहले अपन कौन से साल की बात करेंगे, पहले और पहले से तीसरे की बात हो रही है। कॉस्ट कितने रुपए की है बेटा, 30 लाख। स्क्रैप वैल्यू देखो कितना गिवन है, 2 लाख। इसको किससे डिवाइड कर दो बेटे, 24,000। चलिए, और पहले, दूसरे, तीसरे में हर साल एसेट कितने घंटे काम आ रही है, 3,000। 28 लाख को पहले 24,000 से डिवाइड करो। कुछ आंसर पॉइंट्स में आया होगा, आपका आंसर कुछ 3,49,000 ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो अपना 3,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन क्या निकल कर आ गया, पर एनम निकल कर आ गया। पर एनम मतलब इस साल में, इस वाले कॉम्बिनेशन में हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 3,50,000। बात समझ में आ गई बेटा, आगे 4 to 6th ईयर 30 lakhs minus 2 lakhs डिवाइड बाय 24,000। देखो नेक्स्ट ईयर का कॉम्बिनेशन 2600 है बेटा, नेक्स्ट ईयर वाले में 2600, 3,03,333 आया होगा, यानी कि चौथे, पांचवें और छठे हर साल में 3,03,333 रुपए का क्या लगा, डेप्रिसिएशन। आई बात समझ। और 7 to 10th ईयर 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे, 1,800। करो देखें, हाँ तो 2,10,000 आ गया। राउंड ऑफ करने पर, राउंड ऑफ करेंगे तो 2,10,000 पर एनम का डिप्रेशन आ जाएगा बेटा। ये पर एनम का मतलब होता है कि 7वें, 8वें, 9वें और 10वें हर एक साल में डिप्रेशन कितना लगेगा, 2,10,000। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो बेटा मुझे लगता है कि
जब भी प्रश्न आएगा तो आपको प्रेजेंटेशन इसी तरीके से देनी भी पड़ेगी। अंडरस्टूड? इजी है बेटा एकदम। चलिए, अगर आप नोट कर चुके हो तो फिर एक दूसरा मेथड लिखते हैं। लिखो, उत्पादन इकाई विधि, उत्पादन इकाई विधि ऑब्लिक क्षयशील विधि। बताया था ना कल क्षयशील। उत्पादन इकाई विधि ऑब्लिक क्षयशील विधि। इंग्लिश में लिखिए प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड। बेटा जो मेथड अपन ने अभी अभी डिस्कस किया है एग्जैक्टली सेम मेथड है जो हम लोग अभी वापस पढ़ने वाले हैं। लिखिए फॉर्मूला, डेप्रीशिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस scrap value upon estimated total production multiply by actual units produced। फॉर्मूला बोलेंगे मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस। बेटा मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदी है 5,10,000 रुपए की और इसके जीवन काल की समाप्ति हो जाने पर स्क्रैप वैल्यू कितना मिल जाएगा? 10,000। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस संपत्ति को काम में लेकर समान प्रकार की 10,000 इकाइयों का उत्पादन संभव है। बताइए 5,10,000 में से पहले आप 10,000 घटा दो, 5 लाख बचेगा ना। इस 5 लाख का फायदा 10,000 इकाइयों को बनाने पर होगा, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 10,000 कर दें, 50 रुपये आ गया क्या, यानी 50 रुपये का डेप्रीशिएशन पर इकाई आ गया। अब आपने जिस वर्ष में जितनी इकाइयों का उत्पादन किया होगा 1000 से किया है तो 50 गुना 1000 कर दो, क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये का डेप्रीशिएशन हो जाएगा। आपने 1500 इकाइयों का उत्पादन किया है तो 1500 गुना 50 कर दो, 75,000 का डेप्रीशिएशन हो जाएगा। टेल मी यस और नो। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखो, 5वां इलस्ट्रेशन। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹20 lakh. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of ₹2 lakh. Residual value को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रैप वैल्यू। The machine is expected to produce 1.5 lakh unit, यानी 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये अपने जीवन काल में 1.5 लाख इकाइयों का उत्पादन करने में सक्षम है। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। एक प्रोडक्शन का एक पैटर्न है जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे साल में 20,000 यूनिट पर ईयर, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें साल में 15,000 यूनिट पर ईयर, 8वें, 9वें और 10वें साल में 10,000 यूनिट पर ईयर। आई बेटे बात समझ? डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इजी लग रहा है क्वेश्चन? देखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। पहले, दूसरे और तीसरे संपत्ति का लागत मूल्य कितना है बेटा? 20 लाख और रेजिडुअल वैल्यू कितना है? 2 लाख, तो 18 लाख हो गया बेटा। इसको अपन कितनी इकाइयों से विभाजित कर देंगे? 1.5 लाख इकाइयों से। चलो पहले 18 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड करो, 12 रुपये प्रति इकाई आ रहा है बेटा। 20 लाख माइनस 2 लाख बराबर 18 लाख, 18 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख, आगे 12 रुपये। यानी प्रति इकाई का उत्पादन करने पर संपत्ति के मूल्य में गिरावट यानी मूल्यह्रास कितने रुपए का लगेगा? 12 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक साल में
मुश्किल से 500 इकाइयाँ ही बनाई हो, तब 12 गुणा 500 करके 6000 का मूल्यह्रास लगाओगे। लेकिन मेरे इस वाले कॉम्बिनेशन में पहले, दूसरे और तीसरे में हर साल कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है? 20,000। चलो 12 गुणा 20,000, 2,40,000 आया क्या? यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हर एक साल में टोटल डिप्रेशन कितने का लगा है? 2,40,000। क्या समझे बेटा? इजी है एकदम। चलो नेक्स्ट, 4th, 5th, 6th एंड 7th। 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 गुणा, बोलिए देखिए कितना है? 1,80,000। करेक्ट बेटा, ये आगे पर एनम जरूर लगाना, ठीक है। और अब तीसरे साल की बात कीजिए, मतलब कॉम्बिनेशन 8 to 10, यानी 8th का, 9th का और 10th का। वही टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 1 लाख पर एनम। अंडरस्टूड बेटा? अब देखो, मैंने आपको इस विधि का नाम क्षयशील विधि भी दिया है। मैंने कल भी समझाया था, संपत्तियां मूल्यह्रास के हिसाब से 3 प्रकार की होती हैं। टेंजिबल, मूर्त संपत्तियां, तो जिनके मूल्य में गिरावट को डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अमूर्त संपत्तियां, उनके मूल्य में गिरावट हो रही है तो उसे नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन, परिशोधन। ठीक है बेटा? और जो संपत्तियां, जैसे खनन हो गया, खनन का काम होता है, कोयले की खदानें होती हैं या जिप्सम की खदानें होती हैं, या मैं कहूँगा तेल के कुएं होते हैं, जहाँ से जितना जितना आप खनन करते जाएंगे उतना उनकी मात्रा में क्या आती जाएगी? कमी। फॉर्मूला यही होगा बेटा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है? अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 छठा देखिए। मैसेज सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ ए क्वेरी, क्वेरी मतलब खदान, on 1st January 2017 for ₹1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton. मतलब जो 1 करोड़ रुपए आपने खर्च किया है, उससे आपको 2 लाख टन खनिज पदार्थ मिलने की संभावना है बेटा। Depreciation was charged on the basis of depletion method. बताओ डिप्लीशन मेथड ही सेम मेथड होगा बेटा। आगे, एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 2017 में कितना टन है देखो, 2018 में कितना है बेटे, 10,000, और 2019 में कितना है, 15। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017 to 2019। एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है ना, इस 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कितने टन का उत्पादन संभव है? 2 लाख। 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख करो, 50 रुपए आ गया बेटा, आ गया। मतलब अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि प्रति टन उत्पादन करने पर 50 रुपए का नुकसान, मतलब कंपनी को 50 रुपए का डिप्रिसिएशन लगता है। क्लियर है ना? इस 50 को 2017 वाले 2000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आपका उस साल का डिप्रिसिएशन 1 लाख आ जाएगा। नीचे वाले में देखो 50 गुना 10,000, 5 लाख का आ जाएगा। और तीसरे वाले में देखो 50 गुना 15,000, 7,50,000 का मूल्यह्रास आ जाएगा। अब देखिए अपने को मूल्यह्रास निकालना आ गया कि नहीं आ गया। अब प्रश्न में अपने से क्या मांगा है? लीज अकाउंट, क्वेरी लीज मांगा है ना। बनाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, 7 है, 6। आपने ये संपत्ति कब खरीदी है? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को आपने संपत्ति खरीदी। एक जनवरी 2017 को आपने खनन
करने के लिए एक खान खरीदी टू बैंक। इसका मूल्य कितना है? 1 करोड़। ओके बेटा, आपने 2017 में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया है? मात्र 2000। 1 करोड़ डिवाइड बाय आपने 2 लाख किया तो 50 रुपये प्रति टन का मूल्य ह्रास आ गया था। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलिए बेटे 31 दिसंबर 17 को डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो असेट का नाम क्वेरी लीजिए बेटा, क्या लिख दे अपन इधर? बाय डेप्रीशिएशन। 1 लाख कैसे आया? 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख टन गुणा 2000 टन, बोल लीजिए कितना आ गया? 1 लाख। अंडरस्टूड? 31 दिसंबर 2017। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी। 1 करोड़ माइनस 1 लाख बराबर कितना? 99 लाख। अंडरस्टूड ना? हम लोग 1 जनवरी 2018 को आ गए बेटा। टू बैलेंस बी 99 lakhs। ओके, बोल बेटा मेरे से बोल। उसमें अपन लोग 2014 में संपत्ति ली थी और 19 का खाता मांग रहे थे। यहाँ पे देख प्रश्न में खाता कहाँ से मांग रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब ये वाला साल समाप्त कब होगा? 31 दिसंबर 18 को होगा बेटा। 31 दिसंबर 18 को डेप्रीशिएशन लगेगा। एंट्री बोलिए वापस से, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू। ये कितना आ जाएगा? वही 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख गुणा कितना इकाइयाँ? 10,000। डेप्रीशिएशन बोलिए 5 लाख। पक्का बेटा? आपके पास 99 लाख रुपए की एसेट थी, 5 लाख का क्या लग गया? डेप्रीशिएशन। बाय बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? 94। बोलिए बात समझ में? हम लोग आ गए कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2019। टू बैलेंस बी डी जो कितना है? 94 lakhs। ओके बेटा, अब हम लोग 31 दिसंबर 2019 का मूल्य ह्रास लगाएंगे। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, वही 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 15,000। क्या आपका डेप्रीशिएशन 7,50,000 का लगा? और अब 31 दिसंबर 19 बाय बैलेंस सी डी 94 लाख माइनस 7,50,000 करो, 86 लाख। बताओ बेटा, अगर ये आगे का साल भी गिवन होता तो इसी तरीके से कैलकुलेशन हो गई होती। बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनाना आता है आप लोगों को? देखो बनाया था, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया था, एक बार देख लें खाली। डेप्रीशिएशन अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट था बेटा। कौन सा एक्सपेंस? नॉन कैश। डेप्रीशिएशन खर्चा तो है लेकिन क्या है? नॉन कैश में पैसा नहीं जाता, लेकिन संपत्ति का मूल्य घटने का खर्चा ही तो होता है। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि 31 दिसंबर 2017 डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज। पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना था? 1 लाख था क्या? आपने इस 1 लाख के डेप्रीशिएशन को 31 दिसंबर 2017 को P&L से चार्ज कर लिया होगा। P&L से चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो बाय P&L
कितना रुपया आ गया? ये पहला साल खत्म हो गया बेटा। अब आगे का मैं नहीं बनाऊंगा, आगे का आप समझ गए होंगे कि इसे ठीक नीचे 31 दिसंबर 18 को 2 क्वेरी लीज आ जाएगा 5 लाख, फिर आ जाएगा बाय पी एंडल 5 लाख, फिर 31 दिसंबर 2019 आएगा बेटा, वहाँ पे लिखेंगे 2 क्वेरी लीज 7,50,000 और फिर लिखेंगे बाय पी एंडल 7,50,000। अच्छा पहले ये बताओ, ये वाला खाता फिनिश हो गया है ना? कर लो कॉपी कर लो। तो चले अपन आगे। बेटा अपन ने एक्चुअली 6 मेथड डिस्कस कर लिए। 5वें और 6ठे मेथड का फॉर्मूला एक ही था, इसलिए मैंने उसे एक ही नाम में लिखवा दिया था। मेथड भी आपको सामने आ गया होगा। अब आप जो भी लाइन लिख रहे हैं उसमें एक लाइन छोड़कर लिखेंगे मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन। मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन। देखो बेटा, मैंने लिखवाई थोड़ी तुम्हारे को है ना, जो इनको लिखवाया वही लिखवा देता हूँ ताकि मैच हो जाए सबका। जब संपत्ति के उपयोग करने के तरीके में, जब संपत्ति के उपयोग करने के तरीके में परिवर्तन होता है, या फिर उस संपत्ति को, या फिर उस संपत्ति को उपयोग में लेने के कारण, उस संपत्ति को उपयोग में लेने के कारण व्यापार को मिलने वाले लाभ, व्यापार को मिलने वाले लाभ में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन को, लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित करने हेतु, ऐसे परिवर्तन को लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित करने हेतु मूल्यह्रास लगाने की विधि में भी, मूल्यह्रास लगाने की विधि में भी परिवर्तन किया जाता है। मूल्यह्रास लगाने की विधि में भी परिवर्तन किया जाता है। पूर्ण विराम। यह बात ध्यान देने योग्य है कि, हाँ कंटिन्यूशन, यह बात ध्यान देने योग्य है कि मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन को एक लेखांकन अनुमान में परिवर्तन
मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन को एक लेखांकन अनुमान में परिवर्तन किया हुआ माना जाता है। एक लेखांकन अनुमान में परिवर्तन किया हुआ माना जाता है तथा ऐसे परिवर्तन का प्रभाव लेखा पुस्तकों में चालू वर्ष या आगे आने वाले वर्षों दोनों पर ही पड़ता है, ठीक है बेटा। अब देखो ये है क्या बेटा, एक बात बताइए, मैं संपत्ति को 2015 में खरीदा। अब इस संपत्ति को उपयोग में लेने का तरीका जो मैंने अपनाया उससे मुझे ये लगता है कि मुझे इसे स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा विधि से क्या लगाना चाहिए, इसके ऊपर मूल्यह्रास लगाना चाहिए। 2016 में भी मैंने जिस तरीके से संपत्ति को 2015 में काम में लिया था उसी तरीके से मैंने 2016 में भी काम में लिया, 2017 में भी वही तरीका मैं काम में ले रहा हूँ। लेकिन 2018 में मैंने उस संपत्ति को कार्य में लेने का जो तरीका है वो बदल दिया। अब जब मैंने संपत्ति को कार्य में लेने का तरीका बदल दिया तो संपत्ति से व्यापार को मिलने वाले लाभ में भी परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बताओ, आपने मेथड पहले कौन सा लगा रखा था, SLM, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सीधी रेखा विधि। बात समझ में आ रही है? कब? जब संपत्ति को उपयोग में करने का तरीका पुराना वाला था। अब बताइए, आप संपत्ति को उपयोग में लेने के परिवर्तन को में जो तरीका उसको परिवर्तित कर चुके हो, क्या अभी भी आप मूल्यह्रास वही वाला मेथड लगाएंगे? अब आपको उस हुए परिवर्तन को पुस्तकों में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपने डिसीजन लिया कि छोड़ो, SLM को छोड़ो, कौन सा मेथड लेकर आ जाओ, WDV। बात समझ में आ गई? यानी इसे कहते हैं मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन। अब इस परिवर्तन का प्रभाव क्या पुराने वर्षों से पड़ेगा या केवल चालू वर्ष में या आगे आने वाले वर्ष में पड़ेगा? यदि आपने 2019 में ये तय किया कि आप अपने SLM मेथड को हटाकर क्या ला रहे हैं, WDV, तो ये मान लीजिए कि 2019 तक आपने जो भी किया था या 2018 जिस भी पिछले साल की बात हो रहा है, आपने पिछले कई साल में जिस मेथड में आपने SLM अपना रखा था वो जो आपने किया सो कर लिया, उसको भूल जाइए। आप परिवर्तन कौन से वर्ष में कर रहे हैं, 2019 में। तो जो नई विधि आई है उसका प्रभाव 2019 वाले वर्ष में ही पड़ेगा, या फिर अब आप इस नई विधि से आगे आने वाले वर्षों में मूल्यह्रास लगाते रहिए यदि आपने संपत्ति को उपयोग में लेने के तरीके में फर्दर कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी पास्ट में जो किया सो किया। अगर प्रभाव पड़ेगा तो केवल किस में पड़ेगा, चालू वर्ष में या फिर आगे आने वाले वर्ष में। बात समझ में आ गई? जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िए बेटा, ध्यान से पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 इंटरेस्टिंग है बेटे। अब ये 7वां तो आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे बेटा। 7वां जो प्रश्न है वो आप होमवर्क में करेंगे। 8वां 9वां में बाद में देखेंगे अपन। पहले 10वां देखो, नॉट 7वां, 10वां नंबर देखिए। मैसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन January 1st, 2015 when they purchased plant and equipment for ₹700। बेटा उन्होंने पहली संपत्ति कब खरीदी, 1 जनवरी 2015 को। कितने रुपए में, 7 लाख। They adopted a policy of charging depreciation at the rate 15% per annum on diminishing balance basis। diminishing का मतलब होता है घटती शेष पद्धति यानी WDV मेथड। चाहो तो बुक में लिख लो। diminishing का मतलब क्या हो जाएगा, WDV। Over the years their purchase of plant have been। उन्होंने 2015 के बाद 2016 जनवरी 1, 2019 जनवरी 1 को भी और संपत्तियां खरीदी। बेटा 2016 में खरीदी 1.5 लाख रुपए में और 2019 में खरीदी 2 लाख। On January 1st, 2019, it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line basis। उन्होंने 2019 में तय कर लिया कि वो पुराना मेथड जो है वो WDV से हटा देंगे और कौन सी विधि लेकर आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन। अब आगे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑन दिस डेट यानी 1 जनवरी 2019 को ये डिसीजन लिया गया, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट was 6 years for all the assets purchased before जनवरी 1 2019। 1 जनवरी 2019 को हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि 1 जनवरी 2019 से पहले की कोई भी असेट जो अपन ने पहले खरीद रखी थी, अगर वो आपके पास काम में आ रही है तो उनका जीवन काल अब कितने वर्षों का ही बचा है, 6 वर्षों का। और जो संपत्ति 1 जनवरी 2019 को खरीदी है, आगे लिखा है एंड 10 years for the asset purchased on जनवरी 1 2019, और जिन एसेट को आपने 1 जनवरी 2019 में खरीदा उनका बचा हुआ जीवन काल कितने वर्षों का मान लिया जाए, 10 वर्षों। आगे बेटा बात समझ, ओके। आपको नीचे एक लाइन दी हुई है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बेटा इस पूरी लाइन को कट कर दें, ये मैंने मॉड्यूल में से ही बच्चों को कट करवाई थी, ये पूरी लाइन को कट कर दें लास्ट वाली। ये अपने ICA मॉड्यूल में भी यही लाइन गिवन है, जो रिक्वायर्ड के नीचे लिखा हुआ है ना, कैन शो द डिफरेंस टू बी एडजस्टेड, है ना। इसको पूरे लाइन को कट कर दो, लिखो प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। बेटा डिफरेंस का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? अंतर। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अंतर। अब अंतर का मतलब क्या हुआ कि आपने पुरानी विधि में क्या मूल्यह्रास लगाया था और आपने नई विधि में क्या मूल्यह्रास लगाया, उसमें अंतर निकालना है, और जो डिफरेंस आ रहा है उसे आपको असेट अकाउंट में एडजस्ट करना है। मैंने आपको लास्ट में एक बात लिखवाई है, एकदम लास्ट में देखो। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन को एक लेखांकन अनुमान में परिवर्तन माना जाता है, जिसका प्रभाव या तो केवल चालू वर्ष में या फिर आगे आने वाले वर्ष दोनों में ही पड़ता है। क्या मैंने कहीं पर भी पास्ट पिछले साल में कुछ बोला क्या? तो मैं डिफरेंस का वैल्यूएशन कब करूंगा? जब मैं पुराने साल में WD भी लगाया होता और पुराने साल में SLM लगाया होता, दोनों में कितना डिफरेंस आता, ये कहानी अब नहीं चलती। इसका प्रभाव या तो केवल किसमें पड़ेगा, चालू वर्ष में, या पड़ेगा आने वाले वर्ष। तो ये तो डिफरेंस एडजस्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन डिफरेंस एडजस्टमेंट के हमारे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अपने को अकाउंट कौन सा बनाना है? प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी या प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है आप लोगों ने, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। बेटा इस साल की बिगनिंग कहाँ से होगी? 1 जनवरी 2019 से होगी ना बेटा। 2000 दिसंबर 2019 को जो साल समाप्त हो रहा है उसमें खाता बनाना है। तो जो साल दिसंबर 2019 को समाप्त होगा बेटे, उस साल की बिगनिंग कब से होगी? 1 जनवरी 2019। अंडरस्टूड? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। बेटा हमने जो भी संपत्तियां खरीदी है, क्या वो जनवरी 2019 में ही खरीदी है या 1 जनवरी 2019 से पहले 2015 और 2016 में भी संपत्ति खरीदी जा चुकी है ना? तो मैं जब इस वर्ष में संपत्ति खाते की शुरुआत करूंगा तो टू बैंक से करूं या टू बैलेंस BD से करूं? टू बैलेंस BD। अच्छा बेटा ये जो टू बैलेंस BD आया है ये 2015 से 2015 का, 16 का, 17 का और 18 का मूल्यह्रास घटाने के बाद आया है, और 2016 में 2016 का, 17 का, 18 यानी 3 साल का मूल्यह्रास घटाने पर आया। तो जो संपत्ति मेरे पास 2015 में खरीदी थी उसका WDV कितना है, और जो संपत्ति मैंने 2016 में खरीदी उसका WDV कितना है, ये मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा बेटे? वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, कुछ समझे मेरी बात? क्यों मुझे WDV निकालना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस गिवन है, खरीदी हुई डेट को कितने में खरीदी वो गिवन है, कितने रुपए का इसका मूल्यह्रास लगने के बाद मूल्य बचा है वो गिवन नहीं है। ओके, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1।
कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1st January 2019। बेटा आपने 2015 में असेट कितने रुपए में खरीदी थी? इस 7 लाख वाली असेट पे आप डिप्रिसिएशन 2015 में पहली बार 15% लगाओगे ना। देखो तरीका बताता हूँ, सब बच्चे कैलकुलेटर हाथ में लीजिए। 7 लाख गुणा, जितना मैं कहूँ उतना ही बटन प्रेस करना है, गुणा 15%। बस स्क्रीन पे हाथ हटा लो हाथ। 1,05,000 आया क्या? ये हुआ 2015 का मूल्यह्रास। अब जब मैं 2016 का मूल्यह्रास लगाऊंगा वो इसमें से ये वाला मूल्य घटाने पर लगाऊंगा। दबाओ बटन माइनस इक्वल्स टू, माइनस का बटन और फिर इक्वल्स टू का बटन। क्या आपका आंसर 5,95,000 शॉर्टकट में आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे 2016 का डेप्रिसिएशन इसी 5,95 का लगाना है। देखो आपके कैलकुलेटर पे 5,95,000 आ रहा है ना, इसी को गुणा 15%। बताओ कितना? 89,250 माइनस इक्वल्स टू 5 लाख 5,05,750। अब बेटा इसी का 15% बताओ, तो 863 कर दो बेटा, माइनस इक्वल्स टू 4,29 887 887 हो गया बेटा। इसी का 15% 483 माइनस इक्वल्स टू 3,65,404 आ गया बेटा। यानी कि इस 2015 में खरीदी हुई 7 लाख वाली एसेट पे पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1,05,000। दूसरे वाले साल में लगेगा 89,250। तीसरे साल में लगेगा 75,863 और फिर 64,483। समझ आ गई मेरी बात? देखो ये मैं आपके लिए पेज ओपन कर जाऊंगा, डोंट वरी, ये आप आराम से देख लेना। अब हम कौन से वाली एसेट पे आ गए हैं? 2016 में अपन ने संपत्ति देखो कितने में खरीदी है? 1,50,000। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कौन से साल का लगेगा? 2016 का। 1,50 का 15% 22,500 होगा क्या? बोलिए संपत्ति का मूल्य 1,27,500 आ गया बेटा। अब 2016 इसी 1,27,500 का 15% बराबर 19,125 माइनस इक्वल्स 1,75,000 1,08,375। और अब इसी पे 2018 इसी का 15% 16,256। देखो कुछ 92,119 रुपये आ रहा है। यानी ये संपत्ति का मूल्य जो 1.5 लाख वाला था वो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाते कितना पहुंच गया? 92,119। आ गई बेटा बात समझ? पक्का डन है ना एकदम? अब हम लोग ने जो वर्किंग नोट बनाया उसका रेफरेंस देकर इधर लिख दें 3,65,404 और इधर लिख दें 92,119। तीनों का टोटल लगाओ बेटा, दो लगाओ सारे। 450 523। अच्छा हमने इस साल में 1 जनवरी 2019 को एक नई संपत्ति और भी खरीदी है क्या? कौन से साल वाली? 2019 वाली। देखो कितने में खरीदी? 2 लाख। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, सब लिखना छोड़ के मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर मुझे क्वेश्चन में 2019 के अंदर ये नहीं दिया होता
कि हमने संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन करने का निश्चय नहीं किया, ये नहीं लिखा होता, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, तो बेटा मैं इसी का 15%, इसका 15%, इसी का 15% लगा दिया होता। मैंने बोला नहीं, 2019 में हम लोग 15% WDV मेथड नहीं लगाएंगे, ये मान लेंगे कि मेथड कौन सा है, SLF। और ये जो दो संपत्तियां हैं इनका तो लाइफ कितना साल मान लिया गया, 6 साल, और इनका मान लिया गया 10 साल। बात समझ में आई? तो इसको 6 साल से, इसको 6 साल से और इसको 10 साल से डिवाइड कर दूंगा तो पर एनम डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री कौन सी डेट को होगी बेटा, 31 दिसंबर 2019। एक बार एंट्री बोलेंगे सब बच्चे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, और अपन क्या बनाएंगे इसका, वर्किंग नोट नंबर 2। समझे बेटा? बनाओ मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 2, मेरे साथ साथ बनाओ। Calculation of depreciation on 31st December 20. Depreciation on assets purchased before January 2019। हाँ जी, 2015 वाली जो एसेट है, क्या उसका WDV 365,404 दिख रहा है बेटा? बोलो बोलो। और जो 2016 वाली संपत्ति है बेटा, उसका WDV 92,119 है ना। अच्छा, इसका जीवन काल कितने वर्ष का मान लिया गया? इसका जीवन काल 6। बताओ देखो, 365,404 बटा 6, 60,900, और 92,119 बटा 6, 15,353। ओके बेटा। और फिर डेप्रीशिएशन ऑन एसेट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019। हाँ जी, 2019 में जो अपन ने एसेट खरीदी वो कितने की खरीदी? इसका जीवन काल कितने वर्षों का? क्या इसका डिफिनेशन नहीं आ गया बेटा? पहले बताओ तो ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर मेथड में डिफरेंस नहीं आया होता, चेंज नहीं आया होता, तो हम बाकी जो संपत्ति, इसका मूल्य 15%, इसका 15%, इसका 15% लगाते। तो ये लिखा कि नहीं नहीं, 2019 में तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि जिन एसेट को 2019 से पहले खरीदा, तो 2015 और 2016 में जो संपत्ति खरीदी वो 2019 से पहले ही खरीदी थी ना, तो उनके ऊपर तो मूल्यह्रास लगेगा 6 वर्षों का, तो बटा 6 इक्वल हो गया। और 2019 में खरीदी 2 लाख को डिवाइड किससे कर दिया, 10, तो मूल्यह्रास लगा 20,000। ओके बेटा। अब ये राशियां जो हैं वो यहाँ लिख देनी चाहिए, 60,900 प्लस 15 या 13, 15,353, 15,353 प्लस कितना, 20,000। बोलिए फटाफट। 96,253। ओके। अब आप इन दोनों का टोटल 6,57,523 में से पाँच 200, ये आपके प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो गया। क्या कहते हो बेटा, बात समझ में आ गई? इसको नोट कर ले। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2 पूरा कर लिया था ना, पहले इसे कंप्लीट करो। ठीक है। और नालायक, ये पेज नोट कर लिया बेटा? मेरे को बता के क्यों थोड़ा बाल बाल ठीक करना। चले आगे।
ये वाला पेज कॉपी कर लें। प्रियांशु एक काम करना बेटा, बच्चे लोग ये कर लें, तो ये वाला यहाँ से प्रेस कर देना, ठीक है। अच्छा, कल जब मिलेंगे तो अपन इससे आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।